हेलो ऑल, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सपीडिशन 29 पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो आज मैं आपके लिए 3 जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज लेके आया हूँ जो कि पिछले 2 दिनों में हुए हैं, जिसमें से पहला है तालिबान ऑफिशियली वॉर्न्स यूएसए ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। आइए पहले इसका एक न्यूज़ कटआउट देख लेते हैं। ये न्यूज़ कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तालिबान वॉर्न्स यूएस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस। देखिए, सिंपल सी बात है, तालिबान को भी पता है कि अगर अब उसके यहाँ पर से आतंकी संगठन पनपते हैं तो यूएसए डायरेक्ट ड्रोन स्ट्राइक्स करेगा। अब आप खुद ये सोच रहे होंगे कि तालिबान तो खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का टेररिज्म को लेकर कंसेप्ट है कि एक गुड टेररिज्म होता है और एक बैड टेररिज्म होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बट जो भी है, अब यही सच्चाई है। और यूएसए ने साफ कहा है कि भाई आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन अब अफगानिस्तान में पनपने नहीं चाहिए, और अगर वो बढ़े तो हम भाई उन्हें ख़त्म कर देंगे ड्रोन स्ट्राइक करके। तो उसके ही अगेंस्ट में तालिबान कह रहा है कि भाई तुमने अगर हमारा एयर स्पेस वायलेट किया किसी भी रीज़न से, तो भाई तुम्हें बराबर का जवाब दिया जाएगा। ये जो है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान में कमीशन फॉर कल्चरल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया है कि अब जैसा कि आप इसमें देखिए, मैंने जो अंडरलाइंस कर रखी है उनको देखिए ध्यान से। इन्होंने मतलब ये इनका ऑफिशियल नोटिस है और इन्होंने क्या क्या लिख रखा है इसके अंदर। बेसिकली ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के भाई सोल ओनर्स हैं। अगर हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कोई भी समझौता हुआ तो भाई हम तो अटैक करेंगे। अब इसमें आप जरा थर्ड लाइन देखिए, उन्होंने क्या लगा है, वी रिसेंटली सॉ यूनाइट्स स्टेट्स। अब यार, ज़रूर किसी ऐसे से ही भाई ने ये लिखा होगा 100%। खैर जो भी है, जो सुसाइड अब लिखा है तो लिखा है, पढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने सारे के सारे इंटरनेशनल राइट्स लॉज को वायलेट किया है, जो कि दोहा अकॉर्ड में इन्होंने बात करी थी दोनों ने, अब तालिबान ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब आप पूछेंगे दोहा अकॉर्ड क्या है? भाई दोहा अकॉर्ड जो है वो ऐसे है कि तालिबान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई थी सारी की सारी, वो दोहा कतर में हुई थी, तो इसलिए उस अकॉर्ड का नाम है दोहा अकॉर्ड। और इन्होंने देखिए क्या लिखा है, एज अफगानिस्तान सीक्रेट एयर स्पेस इज बीइंग इन्वेडेड बाय यूएस ड्रोन्स। तो भाई अगर सीक्रेट एयर स्पेस है तो भाई ठीक है, अब हंसी तो आ रही है, अब क्या करें, छोड़ो। बाकी इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में लिख रखा है कि भाई स्पेशली ये यूनाइटेड स्टेट्स को और बाकी सारे देशों को बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल राइट्स, लॉज एंड कमिटमेंट्स। भाई ये इंटरनेशनल राइट्स वाले लोग बताऊं कैसे हैं, तेरे देखो, महबूब दे देखने कारण समझ में आया है कैसे लोग हैं। ये इंटरनेशनल राइट्स की बात कर रहे हैं यार, शिट। खैर, और कह रहे हैं कि अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे किसी को भी जिसने भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ समझौता किया। और इसके रिस्पॉन्स में पेंटागन के सेक्रेटरी हैं जॉन किर्बी, उनकी तरफ से आया है कि भाई अगर हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म होता है किसी भी तरीके से, वहाँ पे अगर टेररिस्ट बढ़ते हैं और वो हमारे देश पे हमला करने की कोशिश करते हैं, तो भाई हम तो जवाब देंगे और बहुत तरीके से देंगे, और रोक सको तो रोक लो। जो कि बात सही भी है यार, अगर आपके देश पे बात आएगी तो कौन ही खड़ा नहीं होगा। खैर, अब ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है कि इसमें गलती किसकी है, यूएसए की भी कितनी बड़ी गलती है। अब ये जो अब नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, इसके अंदर साफ लिखा है, तालिबान फेल्ड टू ऑनर दोहा अकॉर्ड सेज टॉप जनरल यूएस मार्क माइली। अब आप खुद सोचिए कि तालिबान भी कह रहा है कि अमेरिका दोहा अकॉर्ड नहीं मान रहा, मार्क माइली भी कह रहा है दोहा अकॉर्ड नहीं मान रहा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, दोहा अकॉर्ड में कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा कि अमेरिका जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं करेगा, लेकिन दोहा अकॉर्ड में ये ज़रूर लिखा है कि तालिबान जो है वो अपने अलकायदा से सारे संबंध ख़त्म करके अफ़गानिस्तान से अलकायदा आतंकी संगठन को ख़त्म कर देगा। अब अलकायदा ही क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका को लगता है कि अलकायदा जो है वो ही सबसे ज़्यादा खतरनाक संगठन है अमेरिका के लिए। जैसा कि ये मार्क माइली की फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है, द आउटफिट हैज़ नॉट रिनाउंस्ड द अलकायदा सेज द चेयरमैन ऑफ द यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ये टॉप जनरल है यूएस के। और एक चीज़ और, ये है ना, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल जनरल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। कभी मौका मिला तो जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के साथ इनकी कंट्रोवर्सी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खैर, यहाँ पर इस टॉपिक का एंड करते हैं। नेक्स्ट एक जियोपॉलिटिकल चेंज जो आया है वो आया है, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, 100th प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। तो जी हाँ, फूमियो किशिदा जो हैं वो जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। यहाँ लिखा भी है कटआउट में, फूमियो किशिदा विंस रेस टू बिकम जापान्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, मैं आपको इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, वो सारी की सारी वैसे अभी के रिलेटेड है, बट ये 2015 में आ चुके हैं पहले। अब मैं बताता हूँ कैसे आए ये 2015 में एज अ कैबिनेट मिनिस्टर आए थे
शिंजो आबे के। उस समय भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे इंडिया के, आज भी नरेंद्र मोदी हैं। काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट है इंडिया की। खैर कोई बात नहीं, जापान में स्टेबल गवर्नमेंट काफ़ी समय से नहीं मिली है, आई होप अब मिल जाए। बट अभी भी ये कुछ महीनों के ही मेहमान है, इसके बाद जापान में वापस से चुनाव होने वाले हैं। तो जो फूमियो किशिदा हैं ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, मैंने नंबरिंग कर रखी है 1, 2 और 3। तो अभी के समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं योशिहिडे सुगा, नंबर 2 वाले, और अब ये नंबर 3 पे फूमियो किशिदा जल्दी ही शपथ ले लेंगे। अब मैंने आपको जब बताया कि 2015 में इंडिया आए थे, तो ये आए थे, ये नंबर 1 पे जो हैं इनका नाम है शिंजो आबे, इनके साथ में ये एज अ मिनिस्टर आए थे। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो हैं ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव को। और ये जो हैं चाहते हैं कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग पावर इस समय है वर्ल्ड की, उसको ये कन्वर्ट कर दें इंडिया में, जिससे कि किसी एक देश की मोनोपोली ख़त्म हो जाए। आप देखिए यूएस की भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वो चाइना में है, क्योंकि वहाँ पर लेबर जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में काम करा लेते हैं वहाँ पे अमेरिकन्स। अब यही काम अगर वो अमेरिका में कराएं तो उनको बहुत भारी पड़ता है। इंडिया में अभी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग यहाँ पर नहीं आए, पर धीरे धीरे इंडिया भी ग्रो कर रहा है। तो फूमियो किशिदा की जो ये बात है कि ये मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और चाइना के थोड़े अगेंस्ट ही हैं, क्योंकि जैसे हमारे डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ बॉर्डर के, वैसे ही जापान के भी आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है। जापान के कुछ आइलैंड है जैसे कि सेनकाकू आइलैंड और भी कई आइलैंड है जहाँ पर चाइना अपना कब्ज़ा बताता है कि भाई ये हमारी जगह है, आप लोग इसे वेकेट करो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इनका है। सो सेम सी सिचुएशन है इंडिया और जापान की, इसीलिए भी ये चाइना के थोड़े से अगेंस्ट है और ये चाहते हैं कि इंडिया ऐसी एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के आए जहाँ पर चाइना की मोनोपोली ख़त्म हो और लोग डरना छोड़ें चाइना से। अब बात करते हैं इनका चाइना पे इम्पैक्ट की। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की बात बता रहा था ना, कि भाई अगर ये आते हैं तो इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात होगी। खैर अब चाइना पे इम्पैक्ट, चाइना के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 100 प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर 1885 में आया था। तो आज 2021 में इनका 100 प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं फूमियो किशिदा। खैर इम्पैक्ट ऑफ चाइना की अगर बात करें, चाइना पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका, कि ये जो है ये इंडो पैसिफिक के बहुत अच्छे तगड़े सपोर्टर हैं। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि इंडो पैसिफिक, मैं आपको कभी बताऊंगा कि इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में डिफरेंस क्या है, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए इंडो पैसिफिक ऐसा है कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, इसमें इंडो पैसिफिक इसलिए कहा जाता है कि इंडिया की डोमिनेंस को दिखाया जाए इस ओशन में। जबकि जब आप एशिया पैसिफिक कहते हैं तो एशिया पैसिफिक में फिर वो यूँ कहता है कि पूरा चाइना वगैरह भी सारा कवर हो जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, तो उनकी भी डोमिनेंस इंडियन ओशन में होगी। जबकि इंडिया जो है और यूएसए अब आजकल ये टर्म यूज़ करते हैं कि ये इंडो पैसिफिक रीजन है। तो आज के समय क्वाड की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, क्वाड मतलब अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान का जो ग्रुप है, तो वो हर जगह पर इंडो पैसिफिक यूज़ करते हैं रादर देन एशिया पैसिफिक। अगर एशिया पैसिफिक यूज़ करेंगे तो चाइना बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आ जाता है। अब फूमियो किशिदा थोड़े दिन के लिए ही बने हैं पीएम, बट जो भी है थोड़े दिन बाद वापस से चुनाव है जापान में और मोस्ट प्रोबेबली इनकी पार्टी ही जीतेगी जैसे आसार दिख रहे हैं। अब आपके सामने लेफ्ट वाली इमेज के अंदर 3 लोगों की शक्ल दिख रही है, जिसमें से पहले हैं फूमियो किशिदा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, यूकियो एदानो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के, और नात्सुओ यामागुची ये हैं कोमाइतो नाम की एक पार्टी के। अब आप पूछेंगे इनमें से कौन सबसे अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, तो यार इंडिया के लिए सबसे अच्छे पता है कौन रहेंगे? ये जो 3rd नंबर पे है ना कोमाइतो पार्टी के नात्सुओ यामागुची। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने इनके बारे में पता किया है, ये फार राइट विंग पार्टी के लीडर हैं। अब फार राइट विंग पार्टी के लीडर हैं तो भाई इनका बहुत ही ज़्यादा हार्ड रुख है चाइना के ऊपर, जो कि हमारे लिए एट द एंड बहुत अच्छी बात है। भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। बट मैं फॉल्स होप्स नहीं दूंगा किसी को भी, इनके जीतने के चांसेस बहुत कम है। फूमियो किशिदा ही मोस्ट प्रोबेबली वापस से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के पीएम चुनकर आएंगे जापान से। सो ये रही बात फूमियो किशिदा की, जो कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे और भी डेवलपमेंट्स होंगी अगर जापान इंडिया के रिलेशंस में, मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आता रहूँगा।
आइए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, वो है कि इंडिया यूएस साइंस MOU टू सेफगार्ड सैटेलाइट्स। देखिए MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो उनकी सैटेलाइट्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए एक MOU साइन किया है। अब ऐसा इनको क्यों करना पड़ा है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले एक न्यूज़ कटआउट पढ़ लेते हैं इसका। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। इंडिया US टू कंक्लूड MOU टू सेफगार्ड सैटेलाइट्स फ्रॉम नेचुरल मैन मेड थ्रेट्स। देखिए नेचुरल थ्रेट्स तो वही हैं कि कोई मीटियोर या फिर कोई भी उल्का आ जाए तो उससे तो खैर कौन ही बचा सकता है। बाकी आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सैटेलाइट्स के अंदर एक प्रपल्जन सिस्टम होता है जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेशन से उसको हिलाया डुलाया जा सकता है। तो नेचुरल थ्रेट से बचाना तो मोस्ट प्रोबेबली आसान नहीं होता है, बट हाँ मैन मेड थ्रेट से हम ज़रूर बचा सकते हैं। अब आप सोचेंगे सैटेलाइट तो यार अर्थ के बाहर होती है, अब उसको मैन मेड थ्रेट कैसे है? भाई देखिए मैन मेड थ्रेट ऐसे है कि आजकल एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं देशों ने। अब आपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना ली जो कि बाहर जाके मिसाइल हिट कर देगी सैटेलाइट को, और सैटेलाइट गई। अगर सैटेलाइट गई तो क्या होगा? मान लो आप वॉर की सिचुएशन में हो, इंडिया और चाइना की मैं बात करूं। इंडिया को आज के समय USA का सपोर्ट है। वॉर के टाइम पे US ने इंडिया को बता दिया भाई इनकी ऐसे ऐसे इनकी सैटेलाइट्स आपके देश के ऊपर इधर इधर हैं, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। इस समय अमेरिका की टक्कर में पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा है सेफगार्ड करने में सैटेलाइट्स को, कोई भी नहीं। इवन चाइना भी बहुत पीछे है, रशिया भी बहुत पीछे है, USA बहुत आगे है इस फील्ड में। तो आज अगर ये MOU साइन हो गया है और USA जो है वो इंडिया को बताया जाता है वॉर टाइम में कि भाई इधर इधर सैटेलाइट्स हैं, इंडिया ने एंटी सैटेलाइट वेपन से उड़ा दी वो सैटेलाइट्स। मैं आपको साफ बता रहा हूँ सैटेलाइट्स जो हैं वो आंखें होती हैं किसी भी कंट्री की। पूरा अंधा हो जाएगा चाइना। क्यों? क्योंकि भाई सैटेलाइट्स गई तो वो पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं सोल्जर्स, कहाँ से टैंक्स मूव कर रहे हैं, कहाँ से आर्टिलरीज लगा रहा है इंडिया, लद्दाख में बड़े माउंटेनियस रीजन पर कहाँ पर। तो आप सैटेलाइट्स की जो है इम्पोर्टेंस समझिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक वापस से मीम बनाया है कि भाई तू तो गया जिनपिंग। तो यहीं पे मैंने यहाँ पर सिर्फ यही लिखा है कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जो है ना सेफगार्ड करने का सैटेलाइट्स को पूरा प्रोग्राम, इसको एक बेसिकली एक टर्म यूज़ करते हैं SSA, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे और चाइना इस समय बहुत पीछे है, लेकिन इंडिया को इनका यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भैया मोदी जी जिनपिंग से कह रहे हैं बेटा तू तो गया। अब इनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए USA के अंदर है कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर USA में, और इंडिया ने अभी अपना स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर बनाया था 2019 में, जो कि इसरो के चेयरमैन ने उसका उद्घाटन किया था। तो बेसिकली इंडिया भी इस फील्ड में अभी नया नया ही खिलाड़ी है, लेकिन USA बड़ा पुराना खिलाड़ी, और एक नए खिलाड़ी को पुराने खिलाड़ी का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल हम आगे इसमें एक्सेल करेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे साइंटिस्ट भी कम नहीं है। और ये जो USA की एजेंसी है ना कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर, इसको बोलते हैं CSPOC। तो CSPOC जो है इनको ये तक पता रहता है कि मिसाइल्स जो आने वाली हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है उनका भी पता रहता है कि भाई वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैसे आएगी। तो आप समझ लीजिए कि स्पेस के मामले में नासा कहाँ पर है, USA ने नासा को कहाँ खड़ा किया हुआ है, या फिर यूँ कह लीजिए नासा ने USA को कहाँ खड़ा किया हुआ है। और मतलब हेड्स ऑफ है यार इनकी रिसर्च को, और इंडिया को इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे देखकर फ्यूचर में इसकी डेवलपमेंट्स। सो मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो यार ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और यार जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, दिल से तुम्हें थैंक यू है यार। और जिन्होंने नहीं कर रखा यार वो आराम से कर देना, कोई जल्दी नहीं है। कंटेंट देखो, पसंद आए तब सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।